नमस्कार स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किया था और पार्ट 1 करके उसको हमने दिया था आप लोगों को, और उसमें हमने जो क्वेश्चंस थे 9 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया था। अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने पार्ट 1 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं और उनका सॉल्यूशन अगर स्टडी नहीं किया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन अप कर दिया है। आप वहां से पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो पार्ट सेकेंड में जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, भंवर धाराएं बनने का क्या कारण है, इसका कोई एक उपयोग लिखिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं भंवर धाराएं होती क्या है। एडी करेंट्स, जिसको आप बोलते हैं एडी करेंट्स या भंवर धाराएं। भंवर धाराएं, एडी करेंट्स। देखो, भंवर धाराएं क्या होती हैं? जब कोई चालक किसी बाह्य असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं प्रेरित धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं, जो उस चालक के पूरे सरफेस में उत्पन्न होती है। अब एक्चुअली भंवर धाराएं भी एक प्रकार की प्रेरित धाराएं ही हैं, और इनके बनने का जो कारण है वो है उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि भंवर धाराएं क्या हैं, यहाँ पर पूछा है कि भंवर धाराओं के बनने का क्या कारण है। तो आपको कारण लिखना है, नहीं कि भंवर धाराओं की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसका कारण है, एक लाइन का कारण है कि किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। और इनके उपयोग हैं, भंवर धाराओं के उपयोग आपने एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा। उसमें जो ऑसिलेशंस है, अगर उनको हमने डैम्पिंग करनी है, रुद्ध करना है, तो उसमें भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो प्रेरण भट्टी होती है उसमें भंवर धाराओं के उपयोग किया जाता है। तो और भी इसके कई उपयोग हैं, आपको सिर्फ एक उपयोग लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये न्यूमेरिकल है। 500 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर प्रति वर्ग मीटर से घटकर शून्य हो जाता है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत धारा का मान प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको जो जो चीजें दी हैं वो आप लिखेंगे। आपको इसमें दिया है 500 फेरों वाली कुंडली, मतलब कुंडली में जो फेरों की संख्या वो दी है n = 500। n की वैल्यू गिवन है। कुंडली का सरफेस एरिया क्षेत्रफल A = दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर, इसको आप बदल लेंगे वर्ग मीटर में, तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 ऑलरेडी आए, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 वर्ग मीटर। इसको हमने एन के सिस्टम में चेंज कर लिया, वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में, वर्ग मीटर में चेंज कर लिया। और दिया है टाइम इंटरवल, यहाँ दिया है डेल्टा टी इक्वल्स टू दिया है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चेंज हो जा रहा है 0.2 वेबर प्रति वर्ग मीटर से शून्य हो जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आया है डेल्टा V = चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पर 0 - 0.2 = -0.2 वेबर प्रति वर्ग मीटर। ये आ गया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड B। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो इसके लिए आप फैराडे का सेकंड नियम यूज करेंगे, जो काफी बार पूछा भी जाता है कि फैराडे के सेकंड नियम से आप क्या समझते हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वह आ जाएगा प्रेरित वैद्युत वाहक बल E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। अब इसमें n की वैल्यू गिवन है, डेल्टा t की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है डेल्टा फाई। तो यहाँ पर आप डेल्टा फाई निकालेंगे, फिर फॉर्मूला यूज कर देंगे -n डेल्टा फाई की जगह रख देंगे B × A। देखो, जो फाई चुंबकीय फ्लक्स है
बी डॉट ए होता है, यहाँ पर कुंडली लंबवत रखी है तो सीधे हम इसको बी इंटू ए लिख देंगे, बी इंटू ए अपॉन डेल्टा टी। ये आपका यहाँ से आप फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ई इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू आ गई, ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करने पर ये आ जाएगा, एन की वैल्यू है 500 इंटू ए की वैल्यू है 10⁻⁻² इंटू डेल्टा वी की वैल्यू है -0.2। ये माइनस जो स्टार्टिंग में माइनस था उसको प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा इंटू 0.2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1 सेकेंड। ये हमने डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दी। तो इस हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, सिंपल सा, देखो सॉल्यूशन भी बहुत इजी है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी ई इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 500 इंटू 10⁻⁻² इंटू 0.2 है, 5 के बाद 2 0 है, वो 10⁻⁻² को कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0.2 अपॉन 0.1। तो ये 0.1 का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ये आंसर आ गया। तो जो प्रेरित वैद्युत वाहक प्रोड्यूस होगा कुंडली में वो होगा आपका 10 वोल्ट का। क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा में है, किसी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञान कीजिए। देखो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, डेरिवेशन सॉल्व करना है, बहुत इजी डेरिवेशन है। आप क्या करेंगे, किसी प्रणाली का स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए आप सबसे पहले स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन लगाएंगे। किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी कुंडली के लिए जो स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन होती है वो होती है L इक्वल टू फाई अपॉन आई। ये स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन है। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पर कुंडली, ये परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं, सपोज हमारे पास एक लंबी परिनालिका है, ये परिनालिका है, और इस परिनालिका की जो लेंथ है वो है हमारे पास एल लेंथ की एक परिनालिका है। आई एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रही है, एल इसकी लेंथ है और ए इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस पूरी परिनालिका में सपोज फेरों की संख्या है एन, कैपिटल एन फेरे इसमें लपेटे हैं, कैपिटल एन। तो यहाँ पर हमें इसका एल की वैल्यू इसकी निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला यूज किया एल इक्वल टू 5/9। अब इस फॉर्मूले के हमें 5 की वैल्यू चाहिए, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सपोज इस परिनालिका में आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके लिए जो 5 निकालना है तो उसके लिए हमें वी की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए v इक्वल टू होगा μ0 ni, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। दिस कैन बी रिटन एज v इक्वल टू μ0 n की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल N अपॉन एल आई। यहाँ पर हमने यूज किया है स्मॉल n इक्वल टू n अपॉन n, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर कुल फेरे बट्टे लंबाई। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, सिंपल सा। तो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 5 इक्वल टू निकालेंगे। अब यहाँ पर जो कुंडली में है वो टोटल n फेरे हैं, ठीक हो गया। तो सिंगल फेरे मतलब एक फेरे से पास होने वाला फ्लक्स φ1, अगर मैं इसको सपोज करूं φ1 इक्वल टू बी इंटू ए, बी ए वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन। तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे μ0 ni अपॉन एल इंटू ए। अब कुंडली में टोटल फेरे n है, इसलिए पूरी कुंडली मतलब पूरी परिनालिका, सॉरी यहाँ पर परिनालिका है कुंडली की जगह, तो पूरी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू n इंटू φ1, इसका n टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे φ1 की, तो यह आ जाएगा μ0 ni e अपॉन n। यह आ जाएगा फाई इक्वल टू n स्क्वायर μ0 i a अपॉन n। ये फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस फाई की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए रिजल्ट आ जाएगा L इक्वल टू फाई की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो n स्क्वायर म्यू 0 आई ए अपॉन L अपॉन आई से आई कैंसिल हो गया तो आ गया L इक्वल टू n स्क्वायर म्यू 0 ए अपॉन एल। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यह आपका फाइनल रिजल्ट है किसी लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। तो कोई अगर आपका लंबी प्रणालिका है तो उसके लिए जो स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है उसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास L इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर ए अपॉन एल। तो इजीली आप इस फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 12, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण लिखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण। पहला गुण देखिए, कोई भी वैद्युत चुंबकीय तरंग 2 घटक से मिलकर बनी होती है, एक वैद्युत घटक और एक चुंबकीय घटक। ये तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। तीसरा इसका गुण हो गया, इसका अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, ध्रुवण होता है। जो भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सब इसमें लागू होती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होगी, ये नेचर में अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है और इस संवेग उत्पन्न करती है। तो आप इसकी कोई भी 4 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। और अगर कभी आ गया गामा किरणों की 4 प्रॉपर्टी लिखिए, एक्स किरणों की 4 प्रॉपर्टी लिखिए, तब भी आप इन्हीं 4 को लिख सकते हैं क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है और मोस्टली सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करते भी हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संपर्क में रखे पतले लेंस हेतु फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर 2 लेंस संपर्क में रखे हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए आपको फॉर्मूला ज्ञात करना है इसमें। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं हमारे पास 2 कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस हैं और उनको संपर्क में रखा गया है, जिसके लिए हमें संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हम सपोज कर रहे हैं। तो जो 2 कॉन्वेक्स लेंस हैं, ये लेंस L1, इसके कॉन्टेक्ट में एक दूसरा लेंस रखा है L2। L1 की फोकस दूरी है F1, L2 की है F2। ये कॉन्टेक्ट में रखे हैं दोनों। थिन लेंस है, काफी पतले लेंस है, मतलब इनकी जो मोटाई है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो फर्स्ट केस में हम कंसीडर करेंगे कि सिर्फ लेंस L1 है, L2 नहीं है। तो उस केस में जो सिंपल रूल होते हैं लेंस से इमेज फॉर्मेशन के, उसके अकॉर्डिंग इसकी इमेज सपोज बनती है हमारे पास I1 पे। L1 की वजह से इमेज बनती है I1 पे। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो U, इमेज की डिस्टेंस यहाँ पर हम ले लेते हैं V1। देन फोकल लेंथ ऑफ L1 की जो फोकस दूरी होगी उसके लिए फॉर्मूला होगा 1/f1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला जो आपको याद होगा, इसका हमने यहाँ पे यूज किया फर्स्ट केस में। लेकिन वास्तव में है क्या, एक लेंस और इसके साथ संपर्क में रखा है लेंस L2 जिसकी फोकस दूरी यहाँ पर F2 है। तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो दोनों लेंसों से रिफ्रैक्शन के बाद बनेगी। तो जब हम लेंस L2 को यहाँ पे रखते हैं तो एक्चुअली ये इमेज I1 है कुछ और पहले शिफ्ट हो जाएगी। सपोज फाइनल इमेज I पर बनती है और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है V। लेंस से इसकी डिस्टेंस L2 से V होती है। एक्चुअली हम डिस्टेंस L2 L1 या उनके मिड पॉइंट से ले सकते हैं क्योंकि लेंस काफी थिन है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्या नोट करनी है, देखिए जब लेंस L2 से इमेज बनेगी तो L1 से जो इमेज बनी है I1 वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बस यही आपको ध्यान रखना है। तब फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए अगेन यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f2 इक्वल टू
1 अपॉन, अब देखिए जो हमने फर्स्ट केस में हमने जो v1 डिस्टेंस लिखते तो फॉर्मूला आया था 1 अपॉन वी f1 इक्वल टू 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी। इक्वेशन सेकंड आ जाएगी 1 अपॉन f2 इक्वल टू 1 अपॉन v फाइनली मींस माइनस 1 अपॉन v1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए 1 अपॉन v1 जो थी वो फर्स्ट लेंस से इमेज की डिस्टेंस थी, जिसने सेकंड लेंस से L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, तो इक्वेशन बन गई 1 अपॉन f2 इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v1। तो यहाँ पे आपकी टू इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन आ गई 1 अपॉन f1 इक्वल टू 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u, और सेकंड आ गई आपके पास 1 अपॉन f2 इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v1। एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 1 अपॉन f1 इक्वल टू 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u, सेकंड है 1 अपॉन f2 इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v1। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 अपॉन v1 1 अपॉन v1 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये रिजल्ट आ गया। अब एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास दो लेंस ना हो गए, सिंगल लेंस है। सिचुएशन कुछ ऐसी समझ लीजिए, आपके पास डायग्राम से अगर आप समझेंगे, ये लेंस फर्स्ट था L1, ये लेंस सेकंड L2 था। अब सिचुएशन क्या है, इन दोनों को मिला के एक ही लेंस बनना है, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन गया फाइनल, ये दो लेंस का एक लेंस बन गया, ये सिचुएशन आ गई। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था वो था, अब यहाँ पर जो दोनों से जो फाइनल इमेज बनी वो V पर बनी, फाइनल इमेज यहाँ पर ये फाइनल इमेज बनी V डिस्टेंस पे, I ऑब्जेक्ट O, इसकी डिस्टेंस U। सपोज इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ बनती है हमारे पास वो बनती है F। तो तब इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में होना चाहिए 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो हमारे पास जो लास्ट की टू इक्वेशंस आए, अगर हम इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर करें तो इनके राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट भी सेम होने चाहिए। सो वी गेट रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें मिलता है इन दोनों में कंपैरिजन करके वो मिलता है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो ये संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला है। ये पावर में भी आ सकता है, एग्जाम में पावर में आएगा तो एक स्टेप और लिख देंगे आप, 1 अपॉन f इक्वल टू p होता है, आपको पता है पावर के डेफिनेशन से लेंस की क्षमता से, तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 आ गया। जो भी एग्जाम में होगा उसको आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो एक पतले लेंस के लिए फॉर्मूला है, हमने इस फॉर्मूले को कॉन्वेक्स के लिए लिया है, बट एक कॉनकेव के लिए भी यही फॉर्मूला आता है, किसी भी लेंस के लिए। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो f1 और f2 की वैल्यूज आप विद साइन रखेंगे, और यह आपको पता होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हम पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव की निगेटिव लेते हैं। ये रूल आपको यूज करना पड़ेगा, तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका एक न्यूमेरिकल है और सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्य लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए आप ध्यान से। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्य लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या क्या दिया है पहले यहाँ पर देखिए, और अभिदृश्य पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। मीन्स जो वैल्यू यहाँ पर दी है वो है अभिदृश्य लेंस का द्वारक d इक्वल टू दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। मीटर में चेंज कर दिया, 100 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी हमें इसकी विभेदन सीमा निकालनी है, जबकि इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी जो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू v1 है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको
चेंज करके मीटर में 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये आ गई आपकी वेवलेंथ। तो आपको अवदृश्यक का जो द्वारक दिया है वो दिया है, और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ दी है लैम्डा। हमें यहाँ पर निकालने विभेदन सीमा। तो विभेदन सीमा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? विभेदन सीमा बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, 1.22 लैम्डा अपॉन डी रेडियन। ये जो यूनिट है इसकी रेडियन होती है। ये आपका फॉर्मूला है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने, देखो कितना वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। 1.22 लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, वो वैल्यू पुट कर दो, इंटू 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन डी की वैल्यू भी आपको गिवन है 50 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व करने का भी आपको सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप पावर को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 10⁻⁷ है, यहाँ 10⁻² है। 10⁻² को आप ऊपर ले जाए तो 10⁻+2 हो जाएगा, तो -7 + 2 हो जाएगा -5, तो यह आ जाएगा 1.22 इंटू 6 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 50। ये रिजल्ट आ गया। अब आप इसको सिंपली डिवाइड या सॉल्व, जैसे आपको टेक्निक लगे, 50 का डिवाइड करो या 1.22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, जैसे भी आप चाहते हो सॉल्व करो। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 के 13 की 3, 6 एकम 6 के 7। मैंने 1.22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसा आपको सही लगेगा वैसा कीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इंटू 10⁻⁵ अपॉन 50। अब आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे, तो 50 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ सिंपल सी मैथमेटिक्स से डिवाइड करते हैं, तो ये रिजल्ट आता है आपका 1.46 इंटू 10⁻⁶, 1.46 इंटू 10⁻⁶ रेडियन, या अप्रोक्सीमेटली आप इसको 1.5 इंटू 10⁻⁶ रेडियन लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया। कहीं भी न्यूमेरिकल में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था न्यूमेरिकल, सीधे फॉर्मूला याद चाहिए, वैल्यूज पुट करनी चाहिए। इसलिए आप सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले याद कर लें। जो भी क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस में जो भी वैल्यूज दें उनको फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो इजीली आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं आता, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी वैल्यूज याद करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि व्यतिकरण क्या है या विवर्तन क्या है, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। इसके लिए पहले समझ लेते हैं व्यतिकरण और विवर्तन होता क्या है। ये आपके प्रकाश की प्रॉपर्टीज है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। क्वेश्चन नंबर 15, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। देखिए व्यतिकरण होता क्या है, जब अलग अलग तीव्रता की दो तरंगें एक साथ चलती हैं तो उनके सुपरपोजिशन के कारण जो परिणामी तरंग होती है उसकी तीव्रता का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, देखो जब I1 और I2 तीव्रता की दो तरंगें हैं हमारे पास, एक तरंग है जिसकी तीव्रता है I1, ये I1 है, एक दूसरी तरंग है जिसकी तीव्रता है I2, इन दोनों का अध्यारोपण होता है, सुपरपोजिशन होता है। तो जो परिणामी तरंग बनती है, इन दोनों से एक तरंग जो बनती है, उस तरंग की जो परिणामी तीव्रता होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। कहने का मतलब एक समान नहीं होती है,
कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर परिणामी तीव्रता इन दोनों के योग से मतलब I1 प्लस I2 से अधिक होती है। कुछ बिंदु पर तीव्रता इनके अंतर I1 माइनस I2 से भी कम होती है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं व्यतिकरण। ठीक है, तो अब व्यतिकरण को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्यतिकरण जब अलग अलग तीव्रता की दो प्रकाश तरंगें एक साथ चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तीव्रता होती है वो कुछ बिंदु पर अधिकतम होती है और कुछ बिंदु पर न्यूनतम होती है। इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। अब आती है बात विवर्तन की। विवर्तन को कैसे, विवर्तन क्या है? देखो, जो विवर्तन की घटना है, एक्चुअली आपने अभी तक पढ़ा होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश वास्तव में अब जब आप हायर स्टडी करते हैं आप देखते हैं प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता है, बस प्रकाश के सीधी रेखा में न चलने की घटना विवर्तन है। तो जब प्रकाश तरंग किसी ऐसे ऑब्स्टेकल से बेंड हो जाती है जिसकी तरंगदैर्घ्य लगभग प्रकाश की जिसकी मोटाई लगभग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कंपेरेबल होती है, तो उसके किनारों पर एक किरण थोड़ा सा मुड़ जाती है, सीधी ने चल के अपना जो स्ट्रेट लाइन इसका जो प्रोपगेशन है उससे डेविएट हो जाती है। इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन का सामान्य अर्थ क्या है? प्रकाश तरंग का मुड़ जाना। लेकिन अब ये चीज आपको हर जगह नहीं मिलती। नॉर्मल डेली लाइफ में आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको किरण मुड़ती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किरण तभी मुड़ेगी जब इसके रास्ते में पड़ने वाला जो अवरोध है उसकी जो मोटाई है वो लगभग इसकी तरंगदैर्घ्य के बराबर होगी, तब जाके विवर्तन की घटना आपको मिलती है। तो अब इसके अलग अलग बुक्स में देखेंगे आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन वो है कि प्रकाश तरंग का किसी ऑब्स्टेकल के किनारों पे मुड़ना ही विवर्तन है। या अगर आप देखते हैं कोई ऑब्स्टेकल अगर आप किसी प्रकाश के मार्ग में पड़ते हैं तो आपको पता है उसकी क्या बनती है? शैडो बनती है। उसी शैडो वाले फील्ड में जहां शैडो बन रही है वहां प्रकाश का चले जाना ही विवर्तन है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन आपको कोई एग्जैक्ट वही नहीं लिखनी है जो बुक में लिखी है। आपको टॉपिक समझ के डेफिनेशन आप किसी भी तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी डेफिनेशन सही मानी जाती हैं, उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। बस ये कि आप टॉपिक को समझ जाएं। तो आप विवर्तन को किसी भी इतनी डेफिनेशंस मैंने आपको विवर्तन की बताई, आप कोई भी डेफिनेशन इसमें विवर्तन की स्टडी कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये प्रकाश का विवर्तन है। तो प्रकाश का किसी पतले अवरोध के किनारों पर मुड़ जाना, जैसे ब्लेड है, ब्लेड के किनारों पर प्रकाश की तरंगें हल्की सी मुड़ जाती है तो वहां पर विवर्तन की घटना मिलती है। या पतली स्लिट है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये आप सिलेबस में देख सकते हैं। तो ये विवर्तन की घटना है। तो व्यतिकरण में क्या है कि दोनों तरंगों का सुपरपोजिशन होता है, तो जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। जबकि विवर्तन में क्या होता है कि तीव्रता नॉन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि उसमें हमें थोड़ा सा मुड़ जाती है, मतलब जहां लाइट की तीव्रता नहीं होनी थी वहां भी हमें कुछ लाइट की कुछ इंटेंसिटी मिल जाती है। इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं। तो जो ऑब्स्टेकल है उसके किनारों पर लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। सपोज ये लाइट रेज है ये, और यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल रखा है, तो ये लाइट सीधे न जाके इस ऑब्स्टेकल के एजेस पे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। तो इसी घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। तो ये आपकी विवर्तन की घटना है। तो अगर आप पैटर्न देखते हैं किसी स्क्रीन पे, जो विवर्तन पैटर्न देखते हैं वो पैटर्न हमें कुछ इस टाइप से मिलता है। ये सिंगल स्लिट पैटर्न है विवर्तन। ये है आपका सिंगल स्लिट पैटर्न है विवर्तन की घटना। अब अगर डिस्टेंसेस में आप देखते हैं तो जो व्यतिकरण होता है, हमें जो व्यतिकरण प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है दो कला संबंध स्रोतों से प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण, जबकि जो विवर्तन है वो एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त द्वितीयक तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजें बनती हैं जिनकी तीव्रता असमान होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है। जबकि जो विवर्तन पैटर्न होता है उसमें जो केंद्रीय उच्चिष्ट होती है उसकी तीव्रता अधिकतम होती है, उसके आसपास जो द्वितीयक उच्चिष्ट बनते हैं उनकी फिर कम होती है। और
व्यतिकरण पैटर्न में जो फ्रिंजेस बनती है उनकी जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है, फ्रिंज चौड़ाई समान होती है। आप फ्रिंज चौड़ाई के लिए डेरिवेशन सभी स्टूडेंट इसको स्टडी करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जबकि विवर्तन में ये असमान होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होती है वो द्वितीय के कंपैरिजन पे लगभग दोगुनी होती है उसकी। तो ये व्यतिकरण और विवर्तन में सामान्य अंतर है। ये अंतर आप सामान्यतः इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, कहीं भी स्टडी है उसको किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो अगले वीडियो में हम उसको देंगे, आप इसको इस तरह स्टडी कर लें। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 1 का वीडियो जिस स्टूडेंट ने स्टडी नहीं किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप कर दिया है, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।